नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 3 अप्रैल 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित कवर करने वाले आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। सभी सवाल 100% रियल और ऑथेंटिक हैं, तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल जो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अभी जैसे कि आपकी सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है, अभी से आप सीबीटी सेकंड के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कंसेप्ट कितना ही कवर हो जाए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस होने वाले हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आए हैं, आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो किसी भी सेंट्रल स्टेट, जैसे कि आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस है, किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एसएससी के हो गए, एनटीपीसी है, यूपी पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो इस शिफ्ट में पूछा गया पहला सवाल है, बाकी हमेशा की तरह वीडियो के एंड में ये कमेंट करके बताना इन 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। वित्तीय समावेशन में डिजिटल भुगतान के वर्तमान स्तरों का आकलन एवं डिजिटल भुगतान की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पर सवाल में डिजिटल भुगतान से संबंधित जो कमेटी का गठन किया गया था उसकी सुरक्षा और मजबूती को और भुगतान की रक्षा के लिए, तो नंदन नीलेकणी समिति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है नीलेकणी, नंदन नीलेकणी जो समिति के अध्यक्ष हैं वो पूर्व में आधार के वास्तुकार और इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष नीलेकणी की अध्यक्षता में जो 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था डिजिटल भुगतान की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, प्लेज मूवमेंट जो प्रतिज्ञा आंदोलन है वो किससे संबंधित है। तो प्लेज मूवमेंट प्रतिज्ञा आंदोलन बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए लोगों से प्रतिज्ञा की गई थी, यहाँ से प्रतिज्ञा करवाई गई थी। तो यही आंदोलन है बाल विवाह से संबंधित जो 1887 में। संस्थापक की बात करें तो ये आंदोलन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत शुरू किया गया था, जिसकी स्थापना एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की है स्थापना एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी, यही हो जाएंगे प्रतिज्ञा आंदोलन के संस्थापक है जो बाल विवाह पर रोक से संबंधित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, जो एक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारतीय नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। जैसे कि सबसे पहली रिपोर्ट 2018 और दूसरी जो सेकेंड रिपोर्ट 2019 में। टॉप स्टेट 2018 में प्रथम रिपोर्ट में भी केरला, सेकेंड में भी केरल है, सेकेंड स्टेट है जो आपकी इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश है, थर्ड है महाराष्ट्र। पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री जिनको अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो उसका नाम हो जाएगा सुचित्रा सेन है। तो सुचित्रा सेन जिनको 1963 में उनकी फिल्म थी सात पक्के बंधा, तो उस फिल्म में उनके उल्लेखनीय काम के लिए जो थर्ड मॉस्को फिल्म फेस्टिवल हुआ था 1963 में, तो इसी फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी दी गई थी सुचित्रा सेन को, जो कि प्रथम भारतीय महिला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली। अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है जो 2017 से सेवारत है। तो 2017 से जो कमीशन्ड पनडुब्बी है, स्वदेशी पनडुब्बी का पूछा है, भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी है तो आईएनएस कलवरी हो जाएगी, जो अक्टूबर 2015 में लॉन्च हुई थी और सितंबर 2017 में ये कार्य शुरू किया गया था इसमें। और इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल पूछा हुआ है, स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी। तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन था परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी, तो वो आईएनएस अरिहंत हो जाएगा। लेकिन भारत की जो पहली स्वदेशी पनडुब्बी है वो आईएनएस कलवरी हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है,
वसा का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? तो वसा का जो अधिकांश पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टिन में। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड जो सबसे लंबा अक्षांश है वो कौन सा है? तो भूमध्य रेखा हो जाएगी। जो 0 डिग्री अक्षांश है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, जो ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। और आपको पूछ लें सबसे लंबा तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा पूछे तो दोनों ध्रुव है, जो 90 डिग्री अक्षांश है वो सबसे छोटा हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एवं महात्मा गांधी जी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास थे। और जो काशी विद्यापीठ है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके वाराणसी में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1921 में, जो कि सवाल में मेंशन था। उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। संस्थापक ये थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, साथ ही साथ जो आपको पूछा था भगवान दास ये संस्थापक थे। तो इन्होंने 10 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, हु कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इंडिया? भारत में जो मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे, बता चुका हूं मैं बहुत बार। इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आया था, सहायक संधि है वो किसके समय है भारत में लागू की गई थी? तो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हो जाएगी। और इस संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक हैं हैदराबाद के निजाम है, जो कि 1798 में ये संधि की गई थी हैदराबाद के निजाम के साथ। उसके बाद मैसूर हैं, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, बराड़ के भोसले, सिंधिया, इनके साथ ही संधि हो चुकी थी। अगला सवाल देखिएगा, कलिंगा प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग प्राइज है वो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये एक द्विवार्षिक पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार कलिंग पुरस्कार है विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए, साइंस के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए यूनेस्को की ओर से कलिंगा प्राइज है वो दिया जाता है। द्विवार्षिक प्राइज जिसकी शुरुआत है 1952 में हुई थी। और ये अवार्ड जो दिया जाता है ये विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जो 10 नवंबर को रहता है, तो इसी दिन को ये 1952 से शुरू हुआ था। कलिंग प्राइज है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्राइज की विजेता प्रथम भारतीय हैं जगजीत सिंह, 1963 में मिला था। लेटेस्ट में 2014 में ये त्रिलोचन प्रधान को दिया गया था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने 1952 में इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद यूनेस्को दे रहा कंटिन्यू। ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते से संबंधित 2 एनटीपीसी में सवाल आ चुके हैं 2 बार। और उसमें पूछा गया था, जो पहले सवाल थे कि 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था तो इसके तहत कौन से 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत 2 महत्वपूर्ण संगठन, एक तो IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सेकेंड है वर्ल्ड बैंक है। तो ये पूछा था समझौता हुआ कब था? तो 1944 को हुआ था। नेक्स्ट में देखिएगा, दिसंबर 2020 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हो जाएगा। कथक नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? इजी सवाल है। कथक नृत्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रचलित। तो कथक यूपी है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। कथक के जो डांसर हैं उसमें शंभी महाराज, बैजनाथ प्रसाद जो लच्छू महाराज हैं, सुखदेव महाराज हैं, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण हैं। और एग्जाम में इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल आया था कथक से रिलेटेड, मुगल काल में दरबारी नृत्य कौन सा है? तो ये भी कथक हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो राउत नाच है ये छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है नाथुला दर्रा है, जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। आपको पूछ लिया, अरुणाचल प्रदेश है और तिब्बत यानी चीन को जोड़ने वाला दर्रा है बुमला पास। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? रिपीटेड सवाल है। तो ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है इससे संबंधित हो जाएगी। जो 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति नामक एक ऑपरेशन कोड के दौरान एक एंटी सैटेलाइट हथियार जो मिसाइल का परीक्षण किया गया था। और इसी के साथ, इसी क्षमताओं के साथ भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला चौथा राष्ट्र बन गया है 27 मार्च 2019 को। और ये हो जाएगा, इसका ऑपरेशन का नाम था मिशन शक्ति। चौथा देश बना है। इससे पहले सवाल एनटीपीसी में आ चुका है। पहले 3 देश कौन से थे? तो US, रशिया और
चाइना थे। ये हो जाएगा आपकी मिशन शक्ति, जो कोड का नाम है। देखिए मिशन शक्ति एक अभियान भी है जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी ने महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित करने के लिए जागरूकता पर बल दिया है। देखिए मिशन शक्ति अलग है, ऑपरेशन शक्ति अलग है। ऑपरेशन शक्ति ये पोखरण सेकंड जो परमाणु परीक्षण हुआ था 11 से 13 मई 1998 को, ये हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो रक्त वाहिका है वो हो जाएगी केशिका, कैपिलरीज है सबसे छोटी वाहिका। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी पहली बार ये योगा डे 2015 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो पहल की गई थी वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। अब देखिए योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। 2019 और 2020 में इसकी थीम क्या रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 2020 में इसकी थीम देखिए 19 में योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन रही है और 2020 में इसकी थीम रही है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अगला सवाल देखिएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन इंटरनेशनल जो ओजोन डे है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। 2020 में जो 16 सितंबर 2020 को ओजोन दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। थीम जरूर याद रखना। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? वोटिंग कौन करता है? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से इससे पहले एग्जाम में पूछा हुआ है तो दोनों का मैं बता देता हूं क्या अंतर है। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित हैं और मनोनीत हैं। वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, प्रणाली भी पूछा जाता है तो एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को वोटिंग कौन करता है? ये हो जाएगा आपके लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य मनोनीत भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य नहीं होते, मनोनीत जो राज्यसभा में 12 होते हैं वो नहीं इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत यहाँ पर भाग लेते हैं। और क्या अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में? देखिए राष्ट्रपति में एमएलए रहते हैं, विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन इसके विपरीत उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य विधानमंडल हैं उनके सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये दोनों ही चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा कराया जाता है। ये बता चुका हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्यों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य होते हैं। अगला सवाल चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था तो उत्तर प्रदेश कह सकते हो। तो यहाँ पर किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए ये शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड राज्य उस समय ये उत्तर प्रदेश का भाग था और ये तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन है और इसकी शुरुआत जो श्रेय जाता है वो प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गैरो देवी के नेतृत्व में शुरुआत हुई थी। एनटीपीसी के एग्जाम एक सवाल एपीको आंदोलन से पूछा हुआ है कि ये आंदोलन है ये कहाँ पर किस क्षेत्र में? पर्यावरण संबंधित जागरूकता का आंदोलन एपीको 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू किया गया था। अगला सवाल स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन बंग भंग 1905 के बाद है ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट में देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के आपको फाउंडर पूछा है तो बिल गेट्स और पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना है वो 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। अगला सवाल देखिएगा प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले की बात कर तो आपको पता होना चाहिए नेत्र का जो सबसे आगे वाला हिस्सा रहता है वो कॉर्निया रहता है। तो प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा? कॉर्निया से। कॉर्निया के जस्ट बाद जो पुपिल है पुतली है वहाँ प्रकाश जाएगा। तो सबसे पहले कॉर्निया जो आपको पूछा गया है। अब देखिए पुतली में एक आइरिस भी होता है। आइरिस का क्या कार्य है? इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। आइरिस का बहुत बार पूछा जाता है। तो आइरिस है ये पुतली के माध्यम से, देखिए कॉर्निया के बाद प्रकाश है पुतली में। अब पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस से। कितना प्रकाश आएगा तो उसके अकॉर्डिंग है वो पुतली को एडजस्ट करेगा। आइरिस से वो पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
फुल फॉर्म पूछी है RODRA की, तो ये हो जाएगा रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स अरेचिव, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट वन 2022 में जो एशियन गेम्स है वो कहाँ पर होने वाले हैं, तो ये हो जाएंगे आपके होंगजाऊ चाइना में 2022 के एशियंस गेम्स। 2026 में भी नेक्स्ट एशियन गेम्स है वो होंगे दोस्तों नगोया जापान में। इससे पहले 2018 में हुए थे जकार्ता पालेम्बंग इंडोनेशिया में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, DAE की। विच सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली है वो भारत की किस सिटी को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर हो जाएगी। कारण भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेंगलोर है देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनी है। लगभग सभी IT कंपनीज का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, तो ये सिलिकॉन वैली हो जाएगी भारत की बेंगलोर। वैसे सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया का क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या अपनाया जाता है, थोड़ी सवाल के लैंग्वेज में अलग था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक ऑप्शन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये हो सकता है, आर्थिक एकीकरण है। जो व्यापार पर टैरिफ जो शुल्क रहती है या फिर गैर टैरिफ प्रतिबंध है, उनको आंशिक या पूर्ण उन्मूलन के माध्यम से आर्थिक एकीकरण, जो विभिन्न राज्यों के बीच एक आर्थिक नीतियों का एकीकरण किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो भारतीय सिनेमा के पिता हैं दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट में देखिएगा, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था, तो दल बदल विरोधी कानून है वो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये दल विरोधी कानून हो जाएगा, दल बदल विरोधी। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। अब देखिए दल बदल से संबंधित एक एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, एक लीगल भी रहता है एक तरीके से, किस प्रकार से दल बदल कर सकते हैं राजनेता। तो दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति तब दी जाती है जब कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। 2/3 विधायक एक साथ जाना चाहते हैं दूसरी पार्टी में, तब वो जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने हैं, तो नेताजी जो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो 1938 का जो हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहां पर नेताजी सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद दोबारा 1939 के त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में हुआ था, यहाँ पर बने थे सेकेंड 1939 में। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तो शिक्षा की बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है। कुल 52 विषय हैं इस सूची में। 52 कौन से हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, जो क्रिमिनल लॉ है, मैरिज एंड डिवोर्स एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 1 का भी पूछा हुआ है। एविडेंस एंड ओथ हो जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड्स है, ड्रग्स हो जाएगा, ड्रग्स एंड पॉइजन है, ट्रेड यूनियंस है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स हैं, एजुकेशन है, पोर्ट्स हैं, तो एजुकेशन जो था, पोर्ट, शिपिंग एंड नेविगेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये सभी फॉरेस्ट वगैरह समवर्ती सूची के विषय हैं। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं, तो आपको स्पाइनल नर्व्स के जो पेयर्स पूछे हैं, तो पेयर्स होते हैं टोटल 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के। और आपको पूछ लें कि जो मेरुदंड है, ह्यूमन स्पाइन है, उसमें कितने कशेरुकी होते हैं अस्थियों में, तो वर्टिब्रेट हो जाएंगे टोटल 33। और इसमें भी वयस्क मानव शरीर है, वयस्क मानव शरीर में ये 26 होती हैं वर्टिब्रेट। तो वयस्क मानव शरीर में जो मेरुदंड अनेक छोटी अस्थियों से निर्मित होती हैं जो कशेरुक कहलाती है, तो ये 26 वयस्क में हो जाएगी। वित्त मंत्री यूनियन बजट कहाँ पर पेश करता है, तो संसद में वित्त मंत्री के द्वारा यूनियन बजट है वो पेश किया जाता है। न्यूरॉन जो तंत्रिका कोशिका है, तो शाखाओं के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहा जाता है, शाखाओं के रूप में ये डेंड्राइट हो जाएगी। और ये बीच वाला आपके एक्सॉन है। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, और बाकी देखिए यहाँ पर एक सवाल ये NTPC में पूछा हुआ है डेंड्राइट से संबंधित था कि जो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, उसका कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है, तो वो डेंड्राइट हो जाएगा। और अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जब ये हीट किया जाएगा जिप्सम को 423 केल्विन तापमान पर, उस केस में ये जिप्सम बन जाएगा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइट हो जाएगा।
What is a computer software program that can copy itself or attach itself to other application or files and infect एक कंप्यूटर है। तो वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी एक प्रतिलिपि बना देता है, दूसरे फाइल और फोल्डर को संक्रमित कर देता है। एक तरीके से ये वायरस का पूछा हुआ कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन में ट्रोजन हॉर्स भी था। तो ट्रोजन हॉर्स और वायरस में क्या फ़र्क है? देखिए, ट्रोजन हॉर्स दूसरे किसी वायरस की तुलना में खुद की अनुलिपि है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, और जबकि वायरस है वो रेप्लिकेट कर जाता है, अपनी अनुलिपि प्रतिलिपि बना देता है। ऑप्शन में एक बैकडोर भी था। तो बैकडोर है जो कि एक आम तौर पर बाईपास किया जाता है कंप्यूटर में सिक्योरिटी को, जैसे कि एंड टू एंड जो एनक्रिप्शन होता है या फिर कोई ओटीपी वगैरह कैसे बाईपास करते हैं, तो वो एक तरीके से बैकडोर कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर होस्ट है। तो कंप्यूटर होस्ट की भी एक परिभाषा पूछी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ओड वन आउट से था? ये ऑप्शन थे, रीजनिंग का सवाल था। जेम्स वॉट, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन और क्रिस्टोफर कोलंबस है। तो ये एक अलग हो जाएंगे जो एक्सप्लोरर थे, बाकी सभी ये आविष्कारक थे। जेम्स वॉट है जो स्कॉटिश इन्वेंटर है, थॉमस एडिसन अमेरिकन है, निकोला टेस्ला भी अमेरिकन इन्वेंटर है। तो ओड वन आउट में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन 40 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो सकते थे, कमेंट जरूर करना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।